तो भैया हरो सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से राम राम पहुँच जाए दूर ही से। आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश जीके के कछु क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में। तो अपन जो पढ़े जो व्यापम ने या मध्य प्रदेश पीएससी ने जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज कैसे का क्वेश्चन आए हैं तो देखा थे जरा कैसे का स्टार्ट करा था फिर, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न जैसे दिख रहा है आप लोगों को कि उन उस्ताद को नाम बताओ जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मैहर में सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है असगरी बाई, उस्ताद अमीर खां, है ना, उस्ताद अलाउद्दीन खां और कृष्ण शंकर पंडित। तो भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उस्ताद अलाउद्दीन खां। एक और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है? तो इसको याद रखना है अपन को। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पे है? मैहर में है। मैहर कहाँ आता है? जिला लगता है मैहर का सतना जिला। तो और एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे एक लोक कहावतों के अनुसार मैहर जिले में जो है सतना जिले में जो मैहर है यहाँ पे शारदा मंदिर, प्रसिद्ध शारदा मंदिर है, शारदा माता का मंदिर है। और इस शारदा माता के मंदिर में आला उदल नामक दो व्यक्तियों का आना माना जाता है कि कई सालों पहले जो ख़त्म हो चुके थे। तो आला उदल कौन थे? महोबा के राजा के सेनापति थे आला उदल, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, है ना। जिसमें से एक शहीद हो गया था, एक वनगमन चला गया था, जिसके बारे में आज भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ हैं उनके, मतलब लोग कहावतें उस समय लोग करते हैं। तो अपन को याद रखना है कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो होता है प्रतिवर्ष कहाँ होता है? मैहर सतना में। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी भी कहाँ पर है? मैहर में है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो भाई ये जो बॉक्साइट का है, जो एक खनिज है ना, पृथ्वी के नीचे हमें प्राप्त होता है खनिज है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट छिंदवाड़ा, कटनी, बैतूल, धार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कटनी। कटनी को बॉक्साइट तो होता ही है कटनी में, इसके साथ साथ कटनी में आपको चूना पत्थर भी बहुत आयात मात्रा में मिलेगा, है ना। इसलिए मध्य प्रदेश की चूना नगरी भी कहते हैं कटनी को, है ना। मध्य प्रदेश की चूना नगरी कटनी को कहते हैं। और बॉक्साइट का उत्पादक जिला है जो दिए हुए जिले हैं इनमें से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो भाई ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है जैसे कोई किसान है, वो अपनी फसल उपजाता है, उसने उदाहरण के लिए उसने गेहूँ को फसल को लगाया और गेहूँ उसने उत्पादित किया। अब वो जब बाज़ार में लेके गया तो किसान की जो लागत थी सब काट के उसको 1000 रुपये प्रति क्विंटल में वो गेहूँ उसकी लागत मूल्य आया उसका। अब किसान चाहेगा कि हमें कुछ लाभ हो जाए जिससे कि हमारा जो मजदूरी है, जो मेहनताना है वो निकल आए और जीवन यापन कर सके। तो वो चाहेगा कि हमें इसमें 1500 में कुछ तो बढ़ के बेचेगा, 1500 में बेच दें, 1800 में बेच दें, 2000 में बेच दें। पर कई बार क्या होता है, मार्केट जो है उसमें बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उसको कंट्रोल करने के प्रयास में किसानों से कम कीमत में ख़रीदने का प्रयास करते हैं, है ना। कई बार तो किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो इसके लिए सरकार एक योजना चलाती है जिसको बोलते हैं समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार ये वादा करती है कि अगर आपने भैया गेहूँ उगाया है तो हम कम से कम 1500 रुपये प्रति क्विंटल में ले लेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि बाज़ार में 1500 से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि 1500 का तो सरकार ही ले रही है ना। तो जिन किसानों को बेचना होगा तो वो सरकार को जाके 1500 रुपये प्रति क्विंटल में बेच देंगे। तो ये सरकार का, ये इसको कहते हैं समर्थन मूल्य। और जो समर्थन मूल्य की सिफारिश है वो एक आयोग बना के की जाती है, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। आंसर थर्ड इसका सही उत्तर है ना, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग बनाया जाता है और वो आयोग सिफारिश करता है समर्थन मूल्य के लागू होने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य मछली, तो ये तो पता ही होगा आपको, महाशीर है मध्य प्रदेश की राज्य मछली। और ये इसका जो जीन पूछा है ये किस जीन से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है वो टॉर जीन से संबंधित है, TOR, टॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गन गैरेज फैक्ट्री है? तो गन गैरेज का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी
रखते हैं गैरेज में तो वो व्हीकल गैरेज होती है, वैसे ही गन जहाँ रखी जाती है उसको कहते हैं गन गैरेज, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो इसको एक चीज़ और यहाँ पे अपन देख लें कि भाई जो गन गैरेज फैक्ट्री है वो तो जबलपुर में है, एक और फैक्ट्री होती है जिसको अपन बोलते हैं आयुध कारखाना, आयुध कारखाना, या इसी को बोला जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। मतलब जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, आयुध बनाए जाते हैं, आयुध मतलब हथियार, तो वो फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है। तो अपन को याद रखना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर आयुध कारखाना कहाँ पर है, 3 जगह पे मध्य प्रदेश में, जबलपुर, इटारसी और कटनी, 3 जगह मध्य प्रदेश में आयुध कारखाने हैं, जबलपुर, इटारसी और कटनी में। ठीक है, गन गैरेज कहाँ पर है, जबलपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे। तो भैया पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। और इनके अगर अपन देखें इनके बाद जो बना गृह मंत्री वो बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, है ना। ये भी भारत के पहले, अगर हम देखें तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इनको हम जानते हैं सी राजगोपालाचारी को, या इनको हम जानते हैं भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी, क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के बाद 1947 में कुछ 48 तक उनने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद संविधान निर्माण तो हुआ था 1950 में। तो 1950 तक 1948 से लेकर 1950 तक 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या कहलाए, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। और अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें अंग्रेजी तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के दूसरे गृह मंत्री भी थे। इसके बाद तीसरे गृह मंत्री जो हुए भारत के, वो हुए कैलाशनाथ काटजू। तो हमें इस प्रश्न में उत्तर याद रखना है, कैलाशनाथ काटजू जो थे भारत के तीसरे गृह मंत्री थे और ये मध्य प्रदेश का इन्होंने मुख्यमंत्री का भी कार्यभार संभाला है ना। ये मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गेहूं, चना, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश जाता है, उत्तर प्रदेश। और सोयाबीन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया स्टेट। और मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र जो है वो पाली, बीरसिंहपुर पाली जो आता है उमरिया जिले में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर पाली उमरिया जिले में। सही उत्तर है तीसरा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र जो कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र है वो बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना है नेपानगर में, जहाँ पर जो अखबार का कागज़ होता है वो बनाया जाता है। तो जब मध्य प्रदेश में इस उद्योग की स्थापना हुई अखबारी कागज़ निर्माण की, तो नेपानगर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए उसी के पास एक ताप विद्युत केंद्र खोला गया था, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, और जो खोला गया था नेपानगर बुरहानपुर में। तो अगर आपसे प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र तो बुरहानपुर, और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीरसिंहपुर उमरिया पाली उमरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल में किस मस्जिद को ताज मस्जिद के रूप में जाना जाता है और यह भारत की सबसे ऊंची मस्जिद भी या बड़ी मस्जिद भी है, सॉरी। तो सही उत्तर है इसका ताजुल मस्जिद। ओल्ड भोपाल में आपको मिलेगी ताजुल मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, और मस्जिदों का ताज इसको कहा जाता है, ताजुल मस्जिद। चलिए अगला देखते हैं। विदिशा के हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित हैं? तो सभी को पता होगा हेलियोडोरस एक इंडो ग्रीक
हेलियोडोरस जो था वो इंडो ग्रीक यूनानी था, जो इंडो ग्रीक राजदूत था, एम्बेसडर था, जो कि तक्षशिला के ग्रीक राजा एल्किटियस के शासन के द्वारा भेजा गया। भाद्रभद्र के शासनकाल में जब वो विदिशा में था तो भेजा था हेलियोडोरस को। तो हेलियोडोरस को यूनानी शासक ने विदिशा के शासक के पास भेजा था राजदूत के रूप में। भागभद्र थे विदिशा के शासक उस समय। तो हेलियोडोरस ने उस समय विदिशा, चूंकि एक ऐतिहासिक शहर रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उसके बाद वहाँ पे जब वो रहा तो वो वैष्णव धर्म, या हम जिसको जानते हैं भगवान विष्णु का जो धर्म है वैष्णव धर्म, उसमें वो उसको इंटरेस्ट आया और उसने उस धर्म को स्वीकार कर लिया। और जब आप हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है विदिशा में, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें एक लेख लिखा हुआ है जिसमें भगवान वासुदेव, वो लेख में ये कहा जा रहा है कि ये जो स्तंभ है हम भगवान वासुदेव को समर्पित करते हैं। भगवान वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण से संबंध, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। हेलियोडोरस, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस धर्म का अनुयायी था, तो वो भागवत धर्म का अनुयायी था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो भैया का है एक उत्तर, जीवन रेखा। तो जीवन रेखा मध्य प्रदेश की है नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलत भाई, जो पहुँचा थे गुजरात, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी का है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। सोन नदी को कहते हैं अपन स्वर्ण नदी भी कहते हैं, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो भैया मध्य प्रदेश में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है सिंगरौली में। सिंगरौली जो जिला है मध्य प्रदेश का, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है सिंगरौली जिला। और रीवा संभाग में सिंगरौली जिले में जो जिला मुख्यालय है वो बेड़न में स्थित है। और बेड़न या सिंगरौली को कहा जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। न जाने कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? बेड़न, सिंगरौली, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो लगे हुए हैं कहाँ पर? सिंगरौली में, बेड़न में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखना इसको, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? वो सिंगरौली में, ठीक है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के रेलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना हो गया। अगर हम इस प्रश्न की ओर देखें तो ये मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था उस समय पूछा जाना मध्य प्रदेश से ज़्यादा उचित था, मगर फिर भी प्रश्न पूछा गया है व्यापम के एक एग्जाम में। तो उसको हम देखते हैं। जो रेलो जनजातीय गीत हैं वो मारिया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। मारिया जनजाति के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं रेलो गीत, काफ़ी फेमस गीत हैं। ये वर्तमान में बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है और एमपी सीजी बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ के जो जनजातीय है, वहाँ मारिया जनजाति पाई जाती है। एमपी सीजी बॉर्डर पे मारिया जनजाति पाई जाती है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मुख्य रूप से ये बस्तर जिले में गाया जाने वाला सॉन्ग है मारिया जनजाति की। तो प्रश्न का सही उत्तर है ए, मारिया जनजाति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़ों का नाम बताएं। तो भैया आपको पता होगा जो रानी देवी अहिल्याबाई होलकर हैं वो काफ़ी फेमस रही। मालवा के क्षेत्र में इनके कई सारे इन्होंने काम की और कई शिव मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार या निर्माण भी करवाया। तो रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने जो महेश्वर साड़ी के लिए इन्होंने संरक्षित किया और उसके लिए कई सारे ऐसे जो मजदूर हुआ करते थे। महेश्वर आता है
पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले का एक छोटा सा कस्बा है महेश्वर, जो जाना जाता है महेश्वरी साड़ी आर्ट के लिए, और साथ साथ नर्मदा नदी के प्रसिद्ध घाट के लिए महेश्वर को जाना जाता है। इसका पुराना नाम था महेशमती, और अभी भी पूरे देश में महेश्वरी साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इन साड़ियों को साड़ियों की कला और बुनने की कला को रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित किया गया। तो याद रखना है, महेश्वर की साड़ियाँ जो है अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित की गई थी, उनकी बुनाई और वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? बघेलखंड, ग्वालियर, सागर, रीवा। तो इसका सही उत्तर है सागर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो नौरादेही अभ्यारण्य है, और ये स्थित है सागर जिले में। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप खालिस्तान में स्थापित की जाएगी। तो जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी पीथमपुर में, जो कि धार जिले में आता है। अपन को याद रखना है आपको, पीथमपुर जिला कौन सा लगता है? धार। इंदौर के निकट स्थित है, मगर जिला आता है धार। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और पीथमपुर की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर और दवा उद्योग के लिए, जो निर्माण उद्योग है उनके लिए जाना जाता है ना। जापानी औद्योगिक टाउनशिप, यहाँ पे जापानी इंजन वगैरह बनाने के कारखाने लगाए जा रहे हैं नए नए, और बहुत बड़ा एक जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, अपने आप में देश में एक अलग नाम रखता है। ठीक है, आता है किस जिले में? धार जिले में। अगला देखेंगे, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन। तो भैया भारत में निजीकरण जो शुरुआत तो की गई है रेलवे स्टेशंस की, जो कि प्राइवेट कंपनियों को उनके मेंटेनेंस का ठेका दिया गया है। और अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने एक बयान में कहा भी कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, पर जैसे कि हम प्राइवेट वाहन बसों को सरकारी सड़कों पर चलवा सकते हैं, वैसे ही हम प्राइवेट ट्रेनों को सरकारी पटरियों पर भी चलवा सकते हैं, ऐसा उनका बयान है। पर कुछ रेलवे स्टेशंस को उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को मेंटेन करने के लिए दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि निजीकरण किया गया है। बंसल ग्रुप के द्वारा इसका किया जा रहा है मेंटेनेंस वगैरह। चलिए आगे देखते हैं, अगला है जैन साधु तरुण सागर, अभी इनका निधन हुआ है। जैन साधु तरुण सागर का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के खालिस्तान में हुआ था। या कौन सा स्थान है? जैन साधु तरुण सागर जी जो है वो अपने कड़वे वचनों के लिए जाने जाते थे, और मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। तो दमोह जिले से आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है कुंडलपुर। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुंडलपुर कहाँ पर है? दमोह जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? तो मलाज खंड की जो खदान है, मलाज खंड की जो खदान है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? मलाज खंड की खदान आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट में। और वैसे तो आपको बता दूं, और ये है संबंधित है तांबे से। यह मलाज खंड की खदान में होता है तांबा। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका तांबा। और अगर हम आपसे बात करें कि बालाघाट जिला जो है, बालाघाट को मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी भी कहते हैं। ये तो अलग प्रश्न है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है मैग्नीज नगरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं। मैग्नीज नगरी भारवेली की खदान है बालाघाट में, वो मैग्नीज की एशिया में सबसे बड़ी खुली खान है। मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी क्या है? बालाघाट। और ये भारवेली की खान जो है वो मैग्नीज के लिए जानी जाती है, और मलाज खंड काय के लिए जानी जाती है? तांबे के लिए। तो इसको अपन को अच्छे से याद रखना है। भारवेली की खान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खुली मैग्नीज की खान मानी जाती है। तो इसको याद रखना, मलाज खंड है तांबे के लिए, है ना, जो कि बालाघाट जिले में है। और मैग्नीज नगरी भी बालाघाट को कहते हैं। जो भारवेली की खान है बालाघाट में, वो जानी जाती है मैग्नीज के उत्पादन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो बैंक नोट का जो कागज़ होता है उसको बनाने का कारखाना सिक्योरिटी पेपर मिल के नाम से ओपन है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि है होशंगाबाद में। तो हमें याद रखना है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में है।
और अगर एक ऑप्शन देखें तो आप करेंसी नोट प्रेस, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी है। तो मध्य प्रदेश में करेंसी की जो प्रिंटिंग होती है वो कहाँ होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश की किस जिले की विशेषता है? तो कड़कनाथ का जो मांस है ये मुर्गे की प्रजाति है। कड़कनाथ जो है मुर्गे की एक प्रजाति है और इसके लिए मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के शहर झाबुआ को। झाबुआ एक जनजातीय बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में कड़कनाथ प्रजाति का जो मुर्गा है वो पाया जाता है। हाल ही में घटना हुई थी, 100 चूज़ों को, 100 या 1000 एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी ने पालने के लिए अपने पास मंगाया था, परंतु ऑर्डर भी दे दिया था झाबुआ जिले के कुछ पशुपालकों को। तो उसके बाद कोविड का जो दौर आया और मतलब कोविड के बाद आया आपका क्या बर्ड फ्लू वाला दौर, उसमें जो महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने अपना ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है ना। तो काफ़ी चर्चा में रहा था कड़कनाथ, जब महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के जो मुर्गे थे उनके लिए ऑर्डर किया था और फिर क्योंकि उनको वो पालना चाह रहे थे और बाद में उनको कैंसिल भी कर दिया। फिर आगे चल के हो सकता है वो उसको फिर से करेंगे। तो ये ताज़ा रहा खबरों में, तो याद रखिएगा कड़कनाथ का जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ, किस जिले को मिला है, मध्य प्रदेश के झाबुआ की विशेषता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मतलब दो चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पे एक अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा गया है वन प्रबंधन संस्थान से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान। तो अगर आपसे वन प्रबंधन संस्थान पूछा जाता है तो ये है भोपाल में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भोपाल। और अगर आपसे पूछा जाता वन अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है जबलपुर में। असल में ये जो जबलपुर वाला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जबलपुर वाला, ये देहरादून का जो वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है ना। तो हमें दोनों को याद रखना है। अगर आपसे वन प्रबंधन संस्थान पूछ लिया जाए तो वो है भोपाल में, और वन अनुसंधान रिसर्च का पूछ लिया जाए तो वो है जबलपुर में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? मतलब बाणसागर परियोजना का संयुक्त उद्यम कौन सा राज्य नहीं है, या किस राज्य की जो है बाणसागर परियोजना नहीं है? ठीक है, तो आपको सही उत्तर है इसका, इस प्रश्न का छत्तीसगढ़ है। देखें कैसे है छत्तीसगढ़। जो बाणसागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश, बाणसागर परियोजना है वो एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये सोन नदी पर है, सोन नदी जिसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं, सोन नदी पर है। और मध्य प्रदेश के रीवा से कुछ दूर स्थित शहडोल के पास देवलोन गांव में ये बाणसागर बांध बना है सोन नदी पर। तो याद रखना है हमें, बाणसागर बांध परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। और ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसका अगर अपन देखें तो दुगना हिस्सा मध्य प्रदेश को, आधा हिस्सा मध्य प्रदेश को, और बचे हुए आधे हिस्से में से उत्तर प्रदेश और बिहार को इसका लाभ मिलता है। सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है बाणसागर परियोजना का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रतिवर्ष ध्रुपद समारोह होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह बताइए भैया, होता है प्रतिवर्ष भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह प्रतिवर्ष होता है भोपाल में। अब ये कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए थे, ऐसी और प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो जो है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। अगर पेपर में पास होने तो भैया तो करना ही पड़ेगा। हम लगातार आपको ऐसे वीडियो बना के ले आए हैं और खूब अपन एंजॉय करा तो भाई ऐसे ही पढ़ें। सो धन्यवाद, राम राम।